स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, कल के भारतीय बाजारों की तेज हायर लेवल से बिकवाली के बाद आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। जहां पर शुरुआती कारोबार में मार्केट में बिकवाली आई, 17,200 के आसपास के जोन्स निफ्टी ने टेस्ट किए और उसके बाद वहां से एक बढ़िया पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। और पुल बैक के 12 बजे के अराउंड जो निफ्टी बैंक में आया था उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैटिश टोन पर आते हुए दिखाई पड़े। फार्मा आज गेनर्स में था, जिसमें लुपिन की तरफ से एक अच्छा ट्रिगर आया, फिर नैटको में अच्छी खबर आई और लगातार ये पूरे स्पेस के अंदर बज। फाइजर में अच्छी खबर, डीवीस में एक जोरदार तेजी, ये सभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होते दिखाई पड़े। तो पूरा फार्मा का दिन अच्छा रहा। टेलीकॉम में आज प्रेशर था, तो भारतीय एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इसके अलावा थोड़ी बहुत बिकवाली, इंडस टावर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तेजी थी आज पावर स्पेस में, अदानी ट्रांसमिशन तेजी में था, पावर ग्रिड तेजी में था, ऑयल एंड गैस के सेलेक्टिव स्टॉक तेजी में थे, जिसमें आईजीएल, गेल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर हरनाशान आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बात की जाए तो आज निफ्टी में नेस्ले, डीवीस लैब, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, कुछ ऐसे नाम थे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। प्रेशर आज फिर कोटक महिंद्रा बैंक में था, बजाज फाइनेंस में था, बजाज फिनसर्व में था, जो कि हायर लेवल से थोड़े से ईज आउट होते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा मिड कैप में आज जी एंटरटेनमेंट तेजी में था, एल&टी फाइनेंस तेजी में था, टूर एंड पावर तेजी के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था एबी फैशन। पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट जो घरेलू फ्रंट पर रीबॉक के का कारोबार खरीदेंगे उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एबी फैशन में एक बढ़िया तेजी वहाँ बनी भी रही। इसके अलावा आज तेजी देखने को मिल रही थी लुपिन में। पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट इनकी वो गोवा इकाई, जिसको 6 ऑब्जर्वेशन मिले थे, वहाँ पर एक EIR रिपोर्ट और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा फाइजर और MCX दोनों में ही एक बढ़िया मूव था। फाइजर में भी वो दवा को लेकर जो पॉजिटिव बातचीत की, इनकी पेरेंट करीब 70% के आसपास के ओमिक्रॉन को ईज आउट कर सकती है, उसका एक इम्पैक्ट रहा। और MCX में एक वो ट्रिगर था, BSC के अंदर तेजी, CDSL के अंदर तेजी, तो बाजार मान रहा था कि एक अच्छा मूव पूरे एक्सचेंज स्पेस में है, तो शायद यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़े। वो रब ऑफ इफेक्ट जो था वो आपको MCX में भी दिखाई पड़ा, वहाँ पर भी बढ़िया तेजी रही। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज भी काफ़ी हद तक प्ले आउट कर रही थी। सेलेक्टिव सीमेंट शेयर तेजी थे, मिसाल के तौर पर जेके सीमेंट में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। लास्ट आवर में इंडिया बुल्स हाउसिंग में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। अलग अलग स्टॉक में अलग अलग समय पर आज दिन भर मूव रहा। रेणुका तेजी में आया, फिर गिरावट, सुबेक्स तेजी में आया, फिर गिरावट, अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और उसके बीच में कई स्टॉक जहाँ पर एक अच्छे रिएक्शन आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आपके सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है, ये एक सवाल, राइस इंडस्ट्री सच एज दावत एंड KRBL, इस पर कुछ खबर थी आज। टिबरेवाल साहब, कोई खबर तो मैंने पढ़ी है कहीं दावत में या KRBL में, कुछ बज़ बाजार में घूम रहा था तेज़ी को लेकर। लेकिन ऑब्वियसली आप ये सारे सेक्टर के, चाहे टी, शुगर, राइस, मिल्क, जो अपने रोज़मर्रा के सामान के प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर ज़रा फोकस रखिएगा। इनमें कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। 2 LT, 2 दावत, इतने बड़े प्लेयर हैं और इतने मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इनके, लेकिन ये फिर भी मोमेंटम को ही चेज़ करते हैं। ये कभी कोई फंडामेंटल स्टोरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनका आप ध्यान रखिएगा। अगर तेज़ी मिल रही है मोमेंटम में तो आप निकल जाएं, अदरवाइज़ आपको कॉल यहाँ पर उसके हिसाब से लेनी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी के हिसाब से नेस्ले हमेशा एक बड़ा प्लेयर रहा है, तो उसी को ही आप इस पूरे दूध, चाय और चीज़ों में ध्यान रखिएगा। टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफ़ी, नेस्ले, ये 3-4 नाम है जिनके ऊपर आप तवज्जो दीजिएगा। बाकी आउट ऑफ लीग जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ITC जैन साहब, आज बड़ी बहुचर्चित मीटिंग थी इनकी। आज एनालिस्ट मीट थी पहली अब तक की, और बहुत सारे आउटकम आए उसमें, ग्रोथ को लेकर बयान आए, कैसे एग्री केमिकल में, एग्री कारोबार में ग्रो करेंगे, कैसे सिगरेट कारोबार में ग्रो करेंगे, क्या केपेक्स प्लान है, क्या फर्दर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। लेकिन उन सबके बीच में कोई ऐसा डीमर्जर नहीं आया जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान के चल रही थी और जो बाजार में लगातार बस बनी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके लिए बोर्ड मीटिंग होगी, उसके लिए कोई एनालिस्ट मीट नहीं होगी। एनीवेज, तो उसको अगर आप दरकिनार भी रख दें तो ये कंपनी अच्छा डिविडेंड पे ऑफ करती है। लार्जेस्ट सिगरेट मेकर्स में एक है। FMCG भी इनका बढ़िया कर रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, करीब 1200 करोड़ के आसपास इनके शेयर मार्केट में है।
इतनी बड़ी इक्विटी साइज़ के हिसाब से चलता भी स्लो है, और वैसे इतने बोनस पेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम में दे चुका है, तो इसलिए इक्विटी साइज़ बड़ा हो गया है, तो इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी है, इसीलिए EPS कम और पी ज़्यादा दिखता है। उसके बावजूद भी कंपनी वैल्यू दिखती है इसमें, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो ही आप इसमें रहें, अगर पेशेंस नहीं है तो इस उम्मीद को ना लगाएं कि इस शेयर में एक तेज़ी आएगी और बहुत बढ़िया मूव आएगा। थोड़ा स्लो मूवर है, रिटर्न तो देगा, कंपनी अच्छी, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, बट हैविंग सेड दैट ये थोड़ा स्लो मूवर है, तो आप में अगर पेशेंस है तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे समीर साहब 2-3 चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप देखें समझेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, 7 लाख गाड़ियाँ बेच ही रही है, ऑटो मेकर सबसे बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, EV में भी बड़े प्लेयर हैं, और जो नया इन्होंने एक EV वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी शेयर थोड़ा चल नहीं रहा। ऑब्वियसली बात है, पिछले कई समय से शेयर ने परफॉर्मेंस दी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, ये 40-45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे कंपनी आपको मिल रही है साल के लोज पे। 2 बोनस अब तक की हिस्ट्री में शायद दे चुका है, और बढ़िया ग्रुप की कंपनी है। सो एज ऑफ नाउ तो मुझे इसमें कोई खास फ्लॉ दिख नहीं रहे नंबर वाइज, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसी रहती है, आउटलुक कैसा रहता है, उसके हिसाब से कॉल लेनी होगी। ग्रुप वाइज डेट फ्री कंपनी, कैश रिच कंपनी, जितनी एक आइडल कंपनी के अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो सब हैं, तो उसके हिसाब से तो आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम, पेशेंस, आउटलुक, ये चीज़ों को अगर आप आधार मानेंगे तो आपको कुछ समय और देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू ताना जी। IEX पर ज्योति जी 1-2 चीज़ों का ध्यान रखें, और उससे पहले BSC पर भी। घोषाल साहब, BSC के केस में अगर आपके पास हैं तो बने रहें, निकले नहीं, नीचे मिल जाए तो ऐड करें, नीचे एज एन रीजनेबली नीचे, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि चला आज बहुत है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा भी, तो अगर नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप बने रहें। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही चलेगा, नीचे नहीं आएगा, आएगा कभी ना कभी आएगा। अब वो कब जब आएगा तब आप तैयार रहें उसके लिए। ओके, और रही बात IEX की, तो IEX के केस में सर जो इसके बोनस के शेयर क्रेडिट हुए हैं उसके वजह से इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है, यानी कि जो फ्राइडे को बोनस के शेयर आप लोगों के डीमेट अकाउंट में दिखे होंगे, उसकी वजह से वो बोनस के शेयर बाजार में बिक रहे हैं। और वैसी बात है, वो बिकते ही हैं, जिससे मैं कहता था हमेशा कि डस्ट सेटल होगी, वो डस्ट सेटल हो रही है, अभी और लगेगा इसमें समय। और दूसरी चीज़, एक तरफा तेज़ी भी दिखा चुका, तो वो भी ईज आउट हो रही है, इक्विटी बड़ी हो गई है, तो वो भी अब EPS को और डाइल्यूट करेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इवेंट में होने दीजिए। आप अगर ऑप्शंस के लिहाज से इसे देखेंगे तो भी आपको बड़े आड़े टेढ़े से इसके ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है कि वो ऑप्शन एडजस्ट होंगे बोनस के हिसाब से, तो इसलिए आपको थोड़ा अटपटा दिख रहा है। जिन भी जानकारों से मैंने बातचीत की उनका ये कहना है कि ट्रेड तो मत ही करें इनमें अभी, क्योंकि ट्रेड लाइक स्टॉक अभी बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो आप ऑब्वियसली बने ही रहेंगे, आप बेचे नहीं। प्रॉफिट है तो थोड़ा सा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लेकर ऊपर के लेवल पे निकल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नौकरी एंड गरवारे फाइबर लॉन्ग टर्म ओपिनियन अदानी ग्रुप स्टॉक। 3 सवाल। अनिल जी, अदानी ग्रुप स्टॉक पे मैं कभी टिप्पणी नहीं कर पाया अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। ऑब्वियस रीज़न है कि वो बियॉन्ड ग्रेविटी चलते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं नंबर्स पढ़ता हूँ तो नंबर्स में तो मुझे बहुत आगे दिखते हैं वो, और मैं अगर आपको बोलूँगा कि महंगे हैं मत लीजिए तो आपको लगेगा ये तो चले ही जा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके बारे में मत पूछिए मुझसे, मैं कुछ समझा नहीं सकता उनके बारे में। रही बात इन्फो एज में, इन्फो एज कंपनी ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ बहुत हैं उसके अंदर, लेकिन एक आर्म को डी लिस्ट मतलब डीमर्ज करके लिस्ट करा उन्होंने। एक आर्म जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट है उसको लिस्ट करा है, और उसमें उन्होंने वैल्यू तलाशी, तब ये शेयर चला। इक्विटी छोटी है तभी और चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। F&O में इसलिए शॉर्ट हो जाता है बार बार। गरवारे बहुत पुरानी कंपनी है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, वो स्पेशल फाइबर बनाती थी, नेट एंड ऑल का। कंपनी ठीक है, वो भी इक्विटी साइज छोटा ही है, लेकिन इस तरह के नॉन लिक्विड स्टॉक्स से कई सारे लिक्विड स्टॉक हैं जो कि बेटर भाव पर मिल रहे हैं, उनको आप देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है इसकी बजाय। और वो एक तरफा चला भी था, तो बेटर ये कि थोड़ा वॉल्यूम का इंतजार, वॉल्यूम की सिचुएशन देखिए। ऐसा ना होना कि किसी दिन आपने 100 शेयर लिया और वो 100 शेयर बेचने में आपको दिक्कत हो जाए, तो इस हिसाब से आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में इन्फोसिस दिखाई पड़ेगा इन तीनों में। ओके, बर्गर किंग 145 पर 200 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखें क्या? सुमित जी, मेरा ओपिनियन पहले तो इसमें ठीक था कि 145 मतलब ये बढ़िया सेल है, अच्छा डिमांड है, चल जाना चाहिए, और प्रॉफिट में भी आ जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि IPO का फंड रेज किया है। लेकिन अभी रिसेंटली 2 बड़े अपडेट आए हैं इसमें। एक तो ये शेयर लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ रहा, 2 क्वार्टर के नंबर इंप्रूव होने के बावजूद भी। दूसरा, इसकी इक्विटी को लेकर एक और फंड रेजिंग हो रही है, जिसमें वो फर्दर रकम जुटा रहे हैं। यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले IPO आया है तो और नई रकम क्यों जुटा रहे हैं?
ऐसा कौन सा एक्सपेंशन है और वो भी इक्विटी के थ्रू क्यों जुटा रहे हैं? यानी कि कुछ प्रमोटर या कोई और हिस्सा बेचने में इंटरेस्टेड है, तो वो एक डाइसी चीज़ है। ये चीज़ मुझे अटक रही है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वो अगर इक्विटी बढ़ती चली जाएगी बाजार में तो प्रॉफिट तो और घटता चला जाएगा ना शेयर होल्डर्स के बीच में। वो प्रॉफिट घटेगा तो पी बढ़ेगा, वैल्यूएशन महंगा होगा, लेकिन और साथ साथ आप प्रॉफिट भी नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अटक रही है। तो एक इस थॉट को आधार मान के तो मैं इस पर व्यू नहीं रख सकता कोई भी, लेकिन आप इसको अगर दरकिनार रखते हैं तो ऑब्वियसली बात आप डिमांड देखें और इंडिया की कंजम्पशन देखें तो सही लग रही है। लेकिन सिचुएशन वाइज बस यही है कि ये इक्विटी क्यों रेस कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चीज़ अटक रही है मेरे को। ओके, आगे बढ़ते हैं। और पॉलिसी बाज़ार और देवयानी सर अभी क्यों मिश्रा साहब, अभी तो आईपीओ आए हैं, ज़रा 2-4 क्वार्टर 5-6 क्वार्टर का मज़ा तो ले लेने दीजिए इनको तिमाही नंबर देकर। हर कंपनी जब आती है तो सही ही लगती है। जब आईपीओ के बाद नंबर्स आते हैं तब सिचुएशन क्लियर होनी शुरू होती है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा जुटाया है उसके ब्याज से प्रॉफिट आ रहा है या नया कारोबार करने से प्रॉफिट आ रहा है, कैसे कैपिटल का यूज़ किया है इन्होंने, सही जगह पैसा लगा है कि नहीं लगा है, बहुत सारी चीज़ उससे क्लियर होती हैं। तो अभी तक तो वो सिचुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। 5 साल या 5 महीने के लिए नहीं कह सकते आप, 5 साल के लिए अभी से सोच रहे हैं। आपकी बातें सारी सही होंगी कि पॉलिसी तो कोई कराएगा ही या पिज्ज़ा तो कोई खाएगा ही, लेकिन अगर ये सब कुछ है तो नंबर में रिफ्लेक्ट होगा ही। जुबिलेंट ने रिफ्लेक्ट किया है, इसलिए जुबिलेंट बना है। देवयानी कर पाता है तो देवयानी भी देवयानी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? आजकल तो तेज़ी में है ही, तो बने रहिए आराम से। ओके, इन्फोसिस फॉर लॉन्ग टर्म, त्यागी साहब ऑब्वियसली बात है, ये तो बिग 5 आईटी कंपनीज हैं, इनमें तो आप अवॉइड कर नहीं सकते देश के लिहाज से। मतलब इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में तो आता ही है, तो इनको रिलायंस को तो आप आराम से होल्ड करेंगे, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। आपको कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, एसआईपी वे में आप लेते रहिए इनको, थोड़ा थोड़ा अलग अलग लेवल्स पे अगर आपको मिलता रहता है तो। ओके, एसआईपी इन आर्म्स एंड वेपन सेक्टर, ये नया है सर। आर्म्स एंड वेपन सेक्टर में एसआईपी चलिए अगर आप कर भी लेते हैं तो इसमें लिस्टेड कंपनियां कौन कौन सी है? एक जेन टेक्नोलॉजीज़ है जो डिफेंस में है, भारत फोर्ज है, एलएनटी है, और बाकी डिफेंस में जो कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां बीईएमएल, बीईएलएनएम। तो अगर आप एसआईपी करते भी हैं तो ऐसा कोई प्लेयर है जो प्योर प्ले इसमें है? नहीं, सभी अलग अलग सेक्टर्स में भी हैं, क्योंकि सरकारी है। ऑर्डर तो ऑब्वियसली डिफेंस का सरकारी इशू करेगी, और अगर सरकार डिफेंस का ऑर्डर इशू करे तो पेमेंट्स भी उनका आएगा, डिले में भी आ सकता है, टाइम पर आता है नहीं आता है, मार्जिन कितने उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए थोड़ा बचें। सबसे बढ़िया एलएनटी, इंफ्रा में भी है, बड़े ऑर्डर भी करती है, सब कुछ करती है, ग्रुप भी अच्छा है, तो वो आप एक बार को देख सकते हैं अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। लेकिन बाकी किसी में आप मत फंसे, ज़्यादा बेटर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट आपको बताता हूँ। अमूल दूध जो है वो सबको पता है कि बहुत बिकता है, और अमूल बहुत बढ़िया कंपनी भी है, सब चाहते हैं उसका आईपीओ आए। बिलीव मी, अगर अमूल का आईपीओ आया तो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि अमूल कोऑपरेटिव है और वो कोऑपरेटिव प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उसका आईपीओ आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो अमूल नाम से तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली वो कोऑपरेटिव है, तो ज़्यादा रेवेन्यूज़ होने के बावजूद उसके प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव है तो सारा प्रॉफिट उन्हें बांटना होता है, तो बांट देते हैं। लाइकवाइज अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है और वो कितने भी अच्छे कारोबार में हो, तो एंड ऑफ द डे तो प्रॉफिट मैटर्स किसी बिजनेसमैन के लिए। वही नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या है? तो उस चीज़ को आप आधार मानकर अगर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, और अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल कंपनी मिलती है जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो आप ज़रूर उसमें पैसा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुमित साहब, एसआईपी कैंप्स में कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सेल ऑफ जरूर आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो इतना चला है एक तरफा स्टॉक, तो थोड़ा नीचे आएगा ही। आने दीजिए, सेटल होने दीजिए, आप ज़रूर इसमें पैसे डाल सकते हैं। ब्लॉक्स चल रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम भी है और बिकवाली भी है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आराम से आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। जैसे जैसे सब्सटेंशियली एक समय में सीडीएसएल में भी यही सिचुएशन थी, बिकवाली आ रही थी, आज वापस आपके सामने, तो थोड़ा सब सेटल होने दीजिए। एक तरफा तेज़ी दिखाई थी, तो थोड़ा नीचे आ भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, एक लास्ट सवाल और लेते हैं। कैंप्स पे बात कर चुके हैं। तानला प्लेटफॉर्म एंड यशो इंडस्ट्रीज़, अनिल जी, ये 1.5 साल पहले मैंने कंपनी सुनी थी तानला प्लेटफॉर्म, और तब उसके बारे में पढ़ा था। तब से तो ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, इसलिए अब तो कोई मतलब नहीं है डालने का पैसा, बिल्कुल नहीं, अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। हो तो यहाँ से 5 गुना और बढ़ जाए, लेकिन जब पता ही नहीं कुछ भी कि क्या होगा तो क्यों उसमें फंसने वाली बात। और यशो के बारे में मैं जानता ही नहीं, सुना ही नहीं,
तो मैं कैसे कुछ भी बताऊं उसके बारे में। इस तरह की कंपनियों को क्यों आप पढ़ना चाह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया शेयर, बहुत ही अच्छे दाम पर खुले बाजार में खुद कहते हैं कि मुझे ले लो, आप उनको तलाशिए, ज़्यादा बेटर नहीं है इंस्टेड ऑफ इस तरह के शेयरों में जो कि एक तरफा चाल दिखाई रहे हैं, तेज़ी दिखा रहा है। TTML, ट्राइडेंट, तानला, ये वो सब नाम जो कि एक तरफा चले हैं, इनमें आप कितना भी कोशिश कर लो, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कितना और ऊपर जाएंगे, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं थक गए और नीचे आ गए तो हो सकता है आपकी खरीदारी से भी नीचे आ जाए, तो बेटर अवॉइड करिए। नीचे जो मिल रहा है वो लीजिए, ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, तो थोड़ा सा नंबर को देखिए और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे और हमारे साथ जुड़े। आपसे कल फिर मुलाकात होगी और इसी समय पर, तब तक के लिए ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिए।